नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. सरकार ने विदेशी चंदे की चादर ओढ़कर घी पीने वाले एनजीओस पर शिकंजा कस दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक सरकार ने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि FCRA आखिर है क्या। FCRA का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि हमने बताया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। विदेशी चंदा हासिल करने के लिए किसी भी संगठन या गैर सरकारी संस्था यानी NGO के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन ये कोई नया कानून नहीं है। देश में पहली बार ये कानून 1976 में लागू हुआ था। उस समय देश में इमरजेंसी लगी थी। इसके बाद से करीब 1 दर्जन विदेशी संस्थाओं को सरकार ने वॉच लिस्ट में डाला और उनके द्वारा भारत के NGO को भेजे जा रहे पैसे पर रोक लगा दी गई। सरकार ने कहा है कि विदेश से फंडिंग पाने वाले सभी NGO को यह हिसाब किताब देना होगा कि उनके बैंक खाते में पैसा कहां से आया है, पैसा भेजने वाली संस्था का नाम क्या है, उस संस्था ने किस काम के लिए पैसा भेजा है, पैसे भेजने वाली विदेशी संस्था और भारत के NGO के बीच क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है, ये भी बताना होगा। NGO ने अगर विदेशों से मिल रहे पैसे से कोई कार वगैरह भी खरीदी है तो उस गाड़ी का नंबर, कितने में खरीदी है और गाड़ी का मॉडल नंबर क्या है, ये भी बताना कंपलसरी कर दिया गया है। इसकी भी जानकारी देनी होगी कि NGO में काम करने वाले कर्मचारी किस देश के रहने वाले हैं। इस बारे में गृह मंत्रालय ने NGO को लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी है और कहा है कि सभी सूचनाएं सरकार के साथ साझा करें। लिस्ट में ये भी कहा गया है कि 20,000 रुपये से अधिक की कैश पेमेंट और कर्मचारी को कितनी सैलरी दे रहे हैं, ये भी जानकारी मुहैया करवानी होगी। इसको लेकर एक कंप्लीट फॉर्म भरना होगा जिसमें पूरी जानकारी देनी जरूरी है। सरकार ने देश भर के NGO को इस बारे में पत्र भेजकर कहा है कि विदेशी फंड से चलने वाले NGO का ऑडिट सरकार की तरफ से चुने गए ऑडिटर के जरिए ही किया जाएगा। आइए एक्सपर्ट समझते हैं क्या पूरा मसला है। कि FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए, ये ऐसे एक्ट बहुत पुराना है, क्योंकि मुझे याद है इमरजेंसी जब लगी थी 1975 में, उस जमाने में इसको लाया गया था। पर उस समय लाया गया था क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा था कि कुछ विदेशी ताकतें जो है भारत में फंड्स भेज के कुछ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद ये इतना एक्टिव नहीं रहा। 2020 में इस मौजूदा सरकार ने उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाए जो कि बहुत सख्त थे, और सरकार को खासकर जब ऐसा पता लगा, कुछ एक संस्थाएं ऐसी थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, जिन पे नजर रखते हुए सरकार को यह लगा कि जो विदेश से भारत में डोनेशन के नाम पे फंड्स आते हैं, उन फंड्स का प्रयोग यहां पर भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए किया जाता है, और जो फंड्स को भेजने वाले होते हैं उनको भी संदिग्ध नजर से देखा जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए। जो खुली तौर से यहां पर डोनेशंस आती थी 2020 से पहले, उन डोनेशंस पे लगाम लगी, और अब सरकार ने इन पे और ज्यादा सख्ती करी है, क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है कि भारत के खिलाफ एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिसके लिए जो फंड्स हैं, जो पैसा चाहिए होता है, कुछ भी आप बिना पैसे के नहीं कर सकते, वो पैसा विदेशों से आता है। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसका रेगुलेशन होता है। होम मिनिस्ट्री इस पे नजर रखती है, और कोई भी विदेशी संस्था भारत में अगर पैसा डोनेट कर रही है, अब उसको बहुत जवाबदेही करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से वो पैसा यहां नहीं आ पाएगा। उसमें पहली बात तो सरकार ने ऑडिट मैंडेटरी कर दिया है कि सरकार के द्वारा चूज किए गए ऑडिटर्स होंगे जो कि इस संस्था का ऑडिट करेंगे, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कि पैसा कहां से आया है, किसने भेजा है, यहां पर कौन से बैंक अकाउंट में आया है, क्या उससे FD की गई है, उस पैसे से क्या कुछ खरीदा गया है, उस पैसे का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उस संस्था ने या किसको एम्प्लॉय रखा है, क्या फिक्स एसेट्स बनाए गए हैं। अगर कुल मिला के हम देखें तो पूरा का पूरा लेखा जोखा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सवाल इन संस्थाओं को भारत में भेजे गए हैं, इन सवालों में खाली फाइनेंशियल या अकाउंट से संबंधित सवाल नहीं है, इसमें अकाउंट से आगे जाके भी सवाल पूछे गए हैं। यह भी पूछा गया है कि आपने जिन कर्मचारियों को अपने यहां रखा हुआ है, जिन एम्प्लॉयज को अपने यहां रखा हुआ है, उन एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, क्या उसका किसी गवर्नमेंट की संस्था से संबंध है, और कहां कहां उनकी गतिविधियां होती है। एक और बहुत अहम जानकारी मांगी गई है कि उनके डोनर्स है, यानी कि विदेश में जो संस्था है जिससे पैसे लिए गए हैं, उस डोनर से उनकी जो वार्तालाप हुई है, उस डोनर से उनकी जो करस्पॉन्डेंस हुई है,
उसकी भी प्रतिलिपियां सरकार ने मांगी हैं। और इस सबको अगर आप जितनी मैंने चीजें बताई, इन सबका आप बीच में एक कॉमन थ्रेड लें तो साफ साफ पता लगता है कि सरकार ये जानकारी रखना चाहती है कि ये फंड भेजने वाली संस्था कौन सी है और एक एक पैसे का यहाँ प्रयोग किस पर्पस के लिए किया जाए। नॉर्मली जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पैसा मंगवाते हैं, उनको विदेशी कुछ डोनर्स होते हैं जो यहाँ पर देते हैं। FCRA के तहत अपना पंजीकरण गंवाने वालों में अनेक महत्वपूर्ण संस्थान हैं। ये एक्ट तब ज़्यादा चर्चा में आया था जब गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA लाइसेंस को रिन्यू करने से इनकार कर दिया था। इसके पहले 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने ग्रीन पीस और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण रद्द किए हैं। यह रजिस्ट्रेशन गंवाने का सीधा अर्थ यह है कि ये सारे संस्थान अब विदेशी संस्थाओं से अपने कामकाज के लिए कोई चंदा नहीं ले सकेंगे। एक अनुमान है कि हमारे देश में करीब 34 लाख NGO हैं जो हाशिए पर पड़े लोगों की मदद से लेकर आपदा राहत और विकास के कई काम कर रहे हैं। ये संगठन ऐसे इलाकों तक मदद पहुंचाते हैं जहां सरकार और प्रशासनिक तबका नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा सेहत की देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा व कानूनी मुद्दों और जेंडर संबंधी विषयों पर भी NGO काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में FCRA कानून में सख्ती के बाद देश में सामाजिक कार्यों में लगी NGO को क्या परेशानी उठानी पड़ सकती हैं, इस बारे में एक्सपर्ट से सुनते हैं। जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जैसा मैंने कहा, अगर 5 ऐसी संस्थाएं हैं जो कि संदेह के दायरे में है, तो 5 ऐसी संस्थाएं भी हैं जो वाकई में जमीनी तौर पर गरीबों का उद्धार, अनाथों के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए काम कर रही हैं, वीकर सेक्शंस के लिए काम कर रही हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काम कर रही हैं, ट्राइब्स के लिए काम कर रही हैं, वो भी। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चनर सरकार ने दिया है और जो सवाल सरकार ने पूछे हैं, अगर आप उनका जवाब, परेशानी जरूर है, ये मैं मानता हूं, जो जेन्युइन संस्थाएं हैं उनके लिए भी एक सरदर्दी का विषय बन जाता है। बल्कि मुझे तो यहां तक भी सुनने को मिला, जो उनके डोनर्स हैं, जो उनको डोनेट कर रहे हैं विदेश से, वो ये कहते हैं, भैया कहां चक्कर में पड़े, तुम्हारे यहाँ तो सवालों को बहुत जवाब देना पड़ता है, तुम हमसे ये भी पूछते हो, वो भी पूछते हो, इससे बेहतर तो हम तो निकले थे परोपकारी करने, हम तो निकले थे दान देने, और हमसे 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो वहां पर उनको आगे लेने में परेशानी आती है। पर यह बात सच है कि जिनका ओवर द बोर्ड हिसाब किताब है, जिनका बिल्कुल क्लीन हिसाब किताब है, देने वाली संस्था का भी और यहाँ प्रयोग करने वाली संस्था का भी, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो क्वेश्चनर का जवाब दें, अगर उनको वहां बुलाया जाता है उसका पूरी तरह से दस्तावेज उसके साथ लगाएं। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेश से पैसा लेके यहाँ पर काम कर रही हैं, पर उनकी आड़ में हमें यह ध्यान रखना चाहिए, उनकी आड़ में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं विदेश से यहाँ पर फंडिंग कर रही थी, जिसका प्रयोग साफ साफ तौर पर यहाँ तक आतंकवादी गतिविधियों में, इलेजिटिमेट एक्टिविटीज में और भारत के खिलाफ उसका प्रयोग किया जा रहा था। इसी को लेकर होम मिनिस्ट्री ने इसका संज्ञान लिया और 2020 के बाद दर्जनों के हिसाब से फिर रोक लगाई गई है। और ये अब कानून FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, पहले से ज्यादा, कहीं ज्यादा सख्त है, पहले से ज्यादा इसमें जवाबदेही बनती है। अब बात करते हैं आज के दूसरे बड़े मुद्दे की। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने IPO नियमों को लेकर सख्ती बरती है। सेबी की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि अब सिर्फ IPO के लिए वही निवेशक पैसा लगा सकेंगे जो वाकई IPO में निवेश करना चाहते हैं। सेबी का कहना है कि पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि कुछ बड़े निवेशक सब्सक्रिप्शन डेटा बढ़ाने के लिए IPO की बोली लगाने के लिए बाजार में आते हैं और आखिरी वक्त पर किनारा कर लेते हैं। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल इन अमीर निवेशकों और संस्थागत निवेशकों की देखा देखी रिटेल इन्वेस्टर्स भी IPO में बोली लगाने के लिए पगलाए रहते हैं, लेकिन बड़े निवेशक IPO बंद होने के आखिरी दिन अपना पैसा बैंक खाते से निकाल लेते हैं और बोली में हिस्सा नहीं लेते हैं। LIC समेत कई कंपनियों की IPO में अमीर निवेशक ये खेल खेल चुके हैं, लेकिन सेबी ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि अब अमीर निवेशक हों या बड़े निवेशक, IPO के आवेदन को तभी प्रोसेस किया जाएगा जब निवेशक के बैंक खाते में पैसा होगा और ये पैसा ब्लॉक रहेगा। नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा। आपको बता दें कि IPO में बोली लगाने के लिए खुदरा निवेशकों, पात्र संस्थागत निवेशकों और गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी
बनाई गई है। रिटेल निवेशकों को आईपीओ बंद होने की 1-2 दिन पहले तक बोली लगाने का विकल्प मिलता है, जबकि अमीर निवेशक आखिरी दिन तक बोली में हिस्सा ले सकते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए ये अमीर निवेशक आखिरी वक्त में अपना पैसा बैंक खाते से निकाल लेते थे और बोली से बाहर हो जाते थे। इनकी देखा देखी रिटेल निवेशक भी आईपीओ में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाए रहते हैं और कई खराब लिस्टिंग के चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इस बारे में बाजार के एक्सपर्ट से सुनते हैं कि उनकी क्या राय है। सेबी रेगुलेटर है और रेगुलेटर देखता है कि मार्केट जो है वो ठीक से चले और मार्केट में जो कुछ भी एक्टिविटी हो उसका रिफ्लेक्शन अच्छी तरह होना चाहिए। पिछले कई आईपीओ में ऐसा देखा गया कि जो QIB सेगमेंट है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सेगमेंट है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेगमेंट है, वहां पर लोगों ने बिड तो लगाई और उसको देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसे भी लगाए, लेकिन आईपीओ का रिस्पांस अच्छा नहीं होने के कारण QIB सेगमेंट और NII जो सेगमेंट है, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेगमेंट है, उन्होंने अपनी बिड हटा ली या अपने जो अमाउंट थे बैंक्स में उसको हटा लिए ताकि बिड जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए। और ये एक ट्रू पे नहीं पड़ता है और इससे रिटेल एक आम निवेशक फंस जाता है, क्योंकि वो बड़े लोगों को देखता है और QIB मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी है। लेकिन ये जो हरकतें हुई हैं, जैसे कि LIC के आईपीओ में भी ये चीज देखी गई है, तो इस तरह से जो लोग रेगुलेटर हैं उनके लिए ये एक चिंता का विषय था और इसके कारण उन्होंने ये नियम लाया है कि एटलीस्ट सारी कैटेगरीज में, पहले 2009 के बाद ऐसा देखा गया था कि एस्बा जो कैटेगरी थी उसमें QIB और NII को छूट दी गई थी। रिटेल इन्वेस्टर्स, आम निवेशक जब भी पैसा लगाते थे आइदर वो बैंक के थ्रू लगाएं या फिर UPI के थ्रू लगाएं तो उनका तुरंत अमाउंट ब्लॉक हो जाता था। लेकिन NII QIB ये लास्ट दिनों तक इनकी बिड ओपन रहती थी। अब उन्होंने बोला नहीं, आप अगर बिड करने जा रहे हैं तो आपको पूरा अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा नियम है, मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ उठाया गया ये कदम है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।